नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हर कोई एक अलग किस्म के तनाव, स्ट्रेस और टेंशन में जी रहा है। किसी को परिवार की, किसी को सामाजिक, आर्थिक समस्याएं हैं, तो कोई बिजनेस की परेशानियों से जूझ रहा है। कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी के ठहाके कुछ गायब से हो गए हैं। ऐसे में आपको हंसाने के लिए, आपकी खोई हुई मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए कुछ लोग दिन रात काम करते हैं। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जिसका एक अपना अलग अंदाज है। चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन शब्दों में और बातों में हास्य टपकता है जो आपको गुदगुदाता है। सीरियस फेस उनका सिग्नेचर है और जब बोलते हैं तो अपने आप हंसी छूट जाती है। हम आपको मिलवाने वाले हैं पद्मश्री हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा से, लेकिन पहले एक नजर उनके अब तक के कैरियर पर। हमारे देश में कई महान कवियों ने जन्म लिया, लेकिन हर कवियों की लेखन शैली अलग अलग प्रकार की होती है। भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि कुछ पल के लिए भी खुलकर हंसने का मौका मिल जाए तो शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। उसमें भी यदि हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा को सुनने का मौका मिले तो महफिल में और चार चांद लग जाता है। जब कभी हास्य कवियों की बात सामने आती है, सुरेंद्र शर्मा जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा अपनी सादगी और भदेस व्यंग के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के नांगल चौधरी में वर्ष 1945 में जन्मे सुरेंद्र शर्मा को टीवी पर सुनना अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। कविताओं के साथ वो गद्य भी लिखते हैं। अब तक उनके कई व्यंग लेख संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पाद और मानसरोवर के कौवे काफी पढ़े जाते हैं। व्यंग और हास्य की तीखी चुभती कविताएं सुनाते समय वे साधक की तरह तटस्थ, निर्विकार, चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। कविता सुनाते समय शातिर रणनीतिकार की तरह नजर आने वाले सुरेंद्र शर्मा दरअसल व्यक्तिगत तौर पर दूसरों की सहायता करने में तत्पर और पाने से अधिक खोने वाले आदमी के तौर पर पहचाने जाते हैं। पत्नी से डरने वाले देहाती पति के रूप में सुरेंद्र शर्मा ने दर्शकों को खूब हंसाया है, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के इस दौर में उन्होंने खुद को प्रासंगिक बनाए रखा है। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा से। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। आप कविताओं के फील्ड में कब और कैसे आए? वही कॉलेज के टाइम में ही मैं पॉपुलर हो गया था। कविता के क्षेत्र में नहीं, वैसे स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रिय था मैं। फर्स्ट ईयर में श्रीराम कॉलेज में कोई नहीं जानता था। सेकंड ईयर में मेरी दोस्ती एक ग्रुप से हुई, प्रहलाद से, जो कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह उसने इंट्रोड्यूस किया बाद में, जो दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉपुलर। उसका 5-6 का ग्रुप ऐसा था जो सुबह से शाम तक एक दूसरे की खाल खींचने के काम में लगा रहता था। जहां किसी ने कुछ बोला वहीं पटकनी दे मारी। मतलब एक दूसरे को हमें पटकनी देने में आनंद आता था कि आज मैंने वहां चित किया, वहां चित किया। किसी से भी बोलने से पहले ये सोचना पड़ता था कि इसका जवाब ये देगा, उसका जवाब मेरे पास हो तो बोलूं, नहीं तो। और सुबह से शाम तक यही काम रहता था। तो एक साल फेल हुआ। अच्छा, फेल हुए तो घर से डांट पड़ी होगी? नहीं, घर वालों को, फादर को इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता था। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेरा जो 12 साल बाद आएगा अगले साल दे लेकर। तो उस मामले में फिर कभी मुझे ये ध्यान नहीं कि कभी पिता या माँ में से कोई स्कूल बुलाया गया हो या गया हुआ हो या एडमिशन के लिए गए हो, कहीं कुछ नहीं। शर्मा जी, आपका बहुत लंबा कैरियर है। कई सालों से आप कविता पाठ कर रहे हैं, देश में भी, विदेशों में भी, सब जगह, और आपका एक अपना टिपिकल स्टाइल है, टिपिकल अंदाज है। आप अपने आप को सीरियस रखते हुए कैसे लोगों को हंसाते हो? मेरा मानना है कि हमें हर काम सीरियसली करना चाहिए, चाहे हंसी का ही हो। हम सीरियस कामों को भी हंसी में करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। सीरियसनेस हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे वो हंसाने के काम। और जब मैं सीरियस रहता हूं तो लोगों का ध्यान मेरे हाव भाव पर नहीं रहता,
सिर्फ मेरे वर्डिंग पर रहता है। तो उस समय मेरे शब्द जो हैं सीधे उन तक जाते हैं और किसी चीज पर उनका ध्यान नहीं रहता। अक्सर आप अपनी कविताओं में पत्नी को लेकर बड़ा कटाक्ष करते हैं। पति पत्नी की खट्टी मीठी तकरार को, नोक झोंक को आप घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर मंच पर ले आए और अक्सर पत्नी को आप टारगेट बनाते हो। तो घर जाते हो तो पत्नी से क्या रिएक्शन मिलता है आपको? जो सारी कमाई खाएगी उसी के ऊपर कटाक्ष किया जाएगा और किस पर किया जाएगा। तो घर पर भी तकरार होती होगी कि आपने मेरा मजाक उड़ाया। बात का, जब कमाई सारी वही ले रही है, मैं तो उसकी तरफ से डेपुटेशन पर काम कर रहा हूँ, कमाई उसको दे देता हूँ, बाद में वो हफ्ते का खर्चा जो मुझे देती है उसे घर। चाचा बुजुर्ग हो तो उसकी मखौल उड़ाते हैं, तो वो हास्य नहीं है, उपहास है। वो कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। बहुत अच्छा। अब स्थितियां हैं कि हम नंगेपन की कमाई करें। रामायण के समय में ऐसे लगता था जैसे पूरे देश के अंदर कर्फ्यू छा गया, सारे काम बंद हो जाते थे। आज उस लेवल का कोई सीरियल बन रहा है। हम लोग बुनियाद परिवार से, परिवार के जुड़ने की बात होती थी। आज हर सीरियल में कोई ना कोई षड्यंत्रकारी है घर के अंदर। कपिल शर्मा के शो में दादी तो पिए हुए आती है और बुआ हर एक के साथ सोने को तैयार है। कहां रिश्तों को ले जाएंगे आप? अगर संस्कृति खत्म होगी और सिर्फ संपत्ति बची, तो पति पत्नी ऐसे रहेंगे जैसे ताजमहल में 2 कमरे रहा करती। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। आप कविताओं के माध्यम से उसको कैसे ठीक रखने की कोशिश करते हैं? मैं कविताओं के माध्यम से कहता हूं, बहुत कुछ कहता हूं। सब लोगों को कहता हूं, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि आप उनके लायक नहीं रहे। कैश इन हैंड अच्छा होता है, कैश एट बैंक अच्छा थोड़ी है। किसी का बेटा चला जाए अमेरिका, कहीं भी ऐसे भी सीन देखें कि बाप यहां अकेला, बुढ़िया यहां रह रहे, मर्डर कर दिया नौकरों ने, घर के ही नौकर ने कर दिया। मर्डर नहीं गया तो मर गए तो पता ही नहीं लगा। 2 दिन तक पड़ोसियों को जब बदबू आई तब पता लगा कि मर चुके। इस मुल्क में अगर कोई सरकार ये कहती है मैं राम राज्य लाऊंगी, तो इसका मतलब देश को 5000 साल पीछे ले जाएंगे आप। क्या उससे बड़ी सोच नहीं आपके पास? राम राज्य से उनकी कल्पना ये है कि जैसे राम के राज्य में चोरी डकैती नहीं होती थी, हर एक को शिक्षा मिलती थी, हर एक को स्वास्थ्य मिलता था, पारिवारिक मूल्य थे। आप कह रहे हैं, पर ये किस किताब में लिखा है? ये तो आपकी कल्पना है ना। पूरी रामायण तो तुलसीदास जी की अयोध्या में से आगे वापस खत्म। राम राज्य कैसा चला, कैसा कानून व्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर कोई किताब नहीं है। वाल्मीकि उसको आगे तक ले जाते हैं, जो सीता के त्याग तक ले जाते हैं, उसमें भी कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। मुझे एक किताब बताओ जिसमें ये लिखा हो कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ये हमारी कल्पना है, कहीं इस मामले में कोई वो नहीं। और मैं अभी भी कहता हूं, बेस्ट युग कलयुग है। आज से पहले जितने भी युग रहे वो एक व्यक्ति के युग थे, चाहे वो राम का रहा हो, चाहे वो कृष्ण का रहा हो, है एक व्यक्ति के युग थे। और इस सतयुग में, इसी युग में हमारे भारत के अंदर बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुई। एक एक का चरित्र 1000 गुना बेहतर था और कोई लालसा वाला नहीं था। और दूसरे नाते उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा। उनकी हानि हुई इसलिए अवतार लिया, हमारे नहीं हुई तो नहीं लिया। आपको लगता है आज धर्म की हानि नहीं हो रही? इतनी नहीं हो रही जितनी तब हुई होगी। एक छोटा सा मुल्क अमेरिका को कह देगा मैं नहीं मानता आपकी बात। उस समय तो अब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, जहां जहां किसी ने रोका उसको मारा, उस पर कब्जा कर लिया। क्या कानून क्या थे उसके? हम गिरे हैं, ये मैं नहीं कह रहा नहीं गिरे, पर उन सब सिस्टम से बेटर है। ये आपकी बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है आज के सिस्टम्स के लिए, आज के समय के लिए।
ऐसे में लोगों को धर्म की अच्छी प्रेरणा मिल सके, वो धर्म के मार्ग पर चल सके, इसके लिए आप कविताओं के माध्यम से क्या करते हैं? बेसिकली क्या है, हम धार्मिक नहीं है, हम धर्मांध हैं। और धर्मांधता धार्मिकता का उल्टा रूप है। मैं सबसे कहता हूं, धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आओ, धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में मत आओ। धर्म, शिक्षा, राजनीति और चिकित्सा, ये सर्विस है। हमने इन्हें इंडस्ट्री बना दिया, सेवा की बजाय उसको बिजनेस बना दिया। बड़े बड़े उद्योगपति पहले स्कूल खोलते थे, कॉलेज खोलते थे ताकि बच्चों को पढ़ा सके। अब इसलिए खोल रहे हैं ताकि वो उससे कमा सके। हॉस्पिटल को पहले डिस्पेंसरी खोलते थे, औषधालय खोलते थे, इसलिए खोलते थे कि वो कमा सके। उनकी कमाई के अंदर एक खाता होता था, इतने प्रतिशत समाज सेवा का, धर्म के नाम पर, इस नाम पर, उसमें से जाता था। अब तो हॉस्पिटल भी खोलेंगे, उसमें भी एक हिस्सा इस बात पर नहीं जाता कि समाज सेवा का काम करेंगे। वो इंडस्ट्री बना दी है इन्होंने। राजनीति वाले धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म वाले राजनीति की बात कर रहे हैं। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे यार? हर कोई दूसरे का काम कर रहा है। न्यायपालिका कार्यपालिका को बता रही क्या करना चाहिए, कि ये काम 10 दिन में होना चाहिए। वो ये नहीं देख रही तेरे 40 साल के मुकदमे क्यों पेंडिंग पड़े। आपने बड़ी कटु सत्य वाली बातें कही हैं, जो वास्तव में आज हमारा समाज जिनको फेस कर रहा है। राजनीति के पतन को लेकर आपकी जो चिंता है उसको हम निश्चित रूप से समझ सकते हैं, और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARV बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे राजनीति के बारे में। आपने पारिवारिक मूल्यों के बारे में बताया कि बहुत ह्रास हुआ है, धर्म के बारे में भी बताया। राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? राजनीति में पहले नीति थी, फिर कूटनीति आई। अब राजनीति में सिर्फ कूटनीति बची है। नीति तो दूर दूर तक इसमें गायब हो गई। सूफन खा अयोध्या में आ जाए तो सीता हो गई। यही तो चरित्र है राजनीति का। तो उस पार्टी में था रावण था, मेरी पार्टी में आ गया तो वह विभीषण हो गया। मतलब कुर्सी टोपी बदलने से क्या आदमी का चरित्र बदलता है? इस देश के अंदर राजनीति का चेहरा बदलता है, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। बहुत खूब। मेरे विचार में इस देश की राजनीति को सिर्फ जनता सुधार सकती है। हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। अब दिक्कत यही है, हर चुनाव में मुल्क हार जाता है, राजनीति जीत जाती है।
फिर वही बातें, फिर वही गरीबों को भुनाने की बातें। सारी सरकारें गरीबी बनाए रखने की स्कीम बनाती हैं, गरीबी मिटाने की स्कीम किसी ने नहीं मिली। गांधी ने सोची थी खादी पहनो, खादी पहनने से कितने करोड़ रोजगार पैदा होते हैं, नहीं सोचा किसी ने। सोचो किसी तरह से कि आदमी शहर से गांव कैसे लौटे। सारी सरकारें जो भी काम कर रही हैं वो फलों की सिंचाई कर रही हैं, जड़ों की सिंचाई करो। मत दो गरीब को 2 रुपए किलो गेहूं, इसे लायक बनाओ कि 15 रुपए किलो का गेहूं खरीद सके। इस मुल्क में विकास ये हुआ, मेरे पास मारुति थी, मेरे पास होंडा सिटी आई, मेरे पास होंडा सिटी थी, मेरे पास मर्सिडीज आई, लेकिन जो आदमी पटरी पर सो रहा है उसके सर पर छप्पर क्यों नहीं आया? क्यों बनता है नेक्सलाइट? उस पर नहीं सोचा आप? नेक्सलाइट खात्मा कर दोगे। नेक्सलाइट क्यों बन रहा है? क्योंकि खाई इतनी बढ़ गई है, मेरे पास फेंकने को अनाज है, उसके पास देखने को नसीब नहीं। आप तो जाते हैं, शादी में मिलते हैं हम लोग, 250 आइटम, 400 आइटम, 500 आइटम, में भी एक 2500 आइटम वाली शादी अटेंड की है मैंने, तो उसके संपन्न लोग ही उठा रहे, क्योंकि संपन्न लोग ही उनके आड़ लेते, वो तो भून करके खा रहे उस आरक्षण के कानून को। जब तुम संपन्न हो गए हो, तुम्हें किस बात का? तुम्हारे गरीब तबके को मिले तो आज पूरे देश के गरीब तबके को उसका फायदा मिल चुका होता। आज दिक्कत यह है कि आरक्षण का फायदा उस तबके के अमीर लोगों को मिल रहा है, उस तबके के संपन्न लोगों को मिल रहा है, और उनमें से कोई आवाज नहीं उठाएगा कि मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तेरे गरीब को मिलना चाहिए यार, तुझे क्यों मिलना चाहिए? ये कौन सी व्यवस्था है कि एक सुदामा के मुंह की रोटी कोई कृष्ण खा जाए? मैं मानता हूं सुदामा गरीब है, यादव भी गरीब हो, तो पहले यादव को दो, वो डिजर्व करता है उसका। पर आपको वोट चाहिए, एक वोट ने एक नुकसान कर दिया इस मुल्क का। आज की व्यवस्था को लेकर के आपने बड़ी गंभीर बातें कही हैं, और डेफिनेटली जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो इसके ऊपर में विचार भी जरूर करेंगे। शर्मा जी, आजकल जो भी कोई पॉपुलर फेस हुआ, चाहे वो धर्म के क्षेत्र का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे खेल का हो या योग का हो, वो जनरली अपनी पर्सनैलिटी को कैश करने के लिए राजनीति में जाते हैं। आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों में आपने अपना स्थान बनाया हुआ है। आपका राजनीति में जाने में कभी इंटरेस्ट रहा? नहीं, मुझे पहले कहीं भाजपा के लिए निमंत्रण मिला था सन 78 में, फिर राजीव गांधी जी ने काफी चाहा मुझे, तो उनको मैंने कह दिया था कि नहीं मैम। उन्होंने कहा तुम राजनीति में आ जाओ। मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कब कहा कि आप कभी समय कविता पढ़ने आ जाओ? भाई मैं अपने फील्ड का बादशाह हूं, तो आपके यहाँ चपरासी क्यों बनूंगा? बहुत अच्छी बात। वहां क्यों जाऊंगा? जो गए राजनीति में फिल्म वाले, क्या दुर्गति हो रही है उनकी? पहले भीड़ उनके पीछे भागती थी, अब वो भीड़ के पीछे भागने लग गए। तो आदमी जिस क्षेत्र में है उसमें अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करे। करप्शन मुझे कोई बुरी नहीं लगती। वी शुड बी हैव करप्टेड द करप्शन। कि मैं कीड़े मारने की दवाई लाया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। कीड़े नहीं मरे तो करप्शन है यार। मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। आप 800 करोड़ का चारा खा लो यार, 2400 करोड़ का दूध दो। कंट्री डोंट वांट ए ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर, कंट्री वांट ए कैपेबल प्राइम मिनिस्टर। शर्मा जी, आप लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, हंसी के ठहाके लगाने के लिए जाते हैं कार्यक्रमों में। कई बार ऐसा भी मौका आया होगा कि आप बहुत टेंशन में गए, किसी भी कारण से आपके मन में टेंशन, और वहां जाकर के आपको कविता पाठ करनी पड़ रही है? हाँ, हुआ है। मेरे बंबई में लगभग 200 नाइट हुई, सुरेंद्र शर्मा 4 लाइना करके। उसमें 4 लोग होते थे, मैं होता था, एक श्याम ज्वालामुखी और एक आस्करण अटल, वो अभी जिंदा है। श्याम ज्वालामुखी बॉम्बे बम ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई।
और शरद जोशी हमारे व्यंग के बहुत बड़े, अब मेरे से सीनियर भी थे, बहुत बड़ा नाम भी था, तो उनको कैसे रखो, तो उनकी अध्यक्षता कर देते थे। मेरा शाम को बिरला में शो था और मैं सुबह बंबई पहुंचा तो 10 बजे पता लगा शरद जोशी की डेथ हो गई। घर गया, शमशान घाट गए, सारा क्रियाक्रम करके 6 बजे शाम को बिरला में पहुंचा हाल में, 3 के साथ कार्यक्रम किया। वो मेरे लिए बहुत संकट की घड़ी थी। खूब हंसाए लोगों को और आखिर में ये कह करके खत्म किया मैंने कि जिसके कंधों पर मेरा ये शो चलता था उसको कंधा देकर मैं आपको हंसाने आया हुआ। बहुत, ये आपका मानवीय दृष्टिकोण है और मुझे लगता है आप कई तरह की सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जिनके द्वारा आप कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं। वो मैं मानव हूं, मनुष्य हूं, तो ये करना मेरा फर्ज है। नहीं करूं तो मेरा गलती है, फिर मैं इंसान करने लायक नहीं। अगर मैं मानव हूं, इंसान हूं, तो ये तो मेरा फर्ज है, कोई मेरा कोई गुण थोड़ी है। मैं ना करूं तो ये मेरा अवगुण है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, अब मेरे सक्षम हूं तो ये कोई मेरा गुण नहीं है, नहीं करूं तो ये मेरा अवगुण है। मैं सुबह से शाम तक निकलता हूं गाड़ी लेकर, किसी को हॉस्पिटल में दिक्कत है, किसी को कहीं दिक्कत है, यहीं दिक्कत है, वो लेकर के अपने 2-1 लोगों के काम हो गए तो मुझे लगता है कि आज की इबादत होगी मेरी। मैं मंदिर में नहीं जाता। मंदिर में नहीं जाते कभी? ना। मैं मंच पर भी कहता हूं मैं ईश्वर से बड़ा हूं, इसलिए बड़ा हूं कि मेरे अंदर रहता है। अहम ब्रह्मास्मि। मेरे अंदर है तो बड़ा कैसे होगा? वो चाहे मुझसे बड़ा होना तो अपने अंदर मुझे रख ले। जब मैं अपने अंदर महसूस करूंगा तो मैं कुछ गलत करूंगा ही नहीं। आपके हजारों लाखों की संख्या में दर्शक हैं, आप कोई भी बात उनको कहते हैं तो उनके दिल तक उसको छूती है, तो आप कौन सा संदेश जनरली अपने दर्शकों को देते हैं? हास्य के अलावा उनको एक अच्छे संस्कार मिल सकें, इस दृष्टि से क्या करते हैं? एक तो संदेश यही देता हूं कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बचकर रहो ताकि अपने निर्णय खुद ले सको, अपने रास्ते बनाओ। जो मुल्क अपने रास्ते बनाता है उसमें नए नए आविष्कारक पैदा होते हैं, नए नए चिंतक पैदा होते हैं, नए नए फिलोसफर पैदा होते हैं। हम दूसरों को रास्ते पर चलेंगे तो विचार तो उसी का ही रह गया ना, नया तो नहीं पैदा होगा ना। शर्मा जी, आपके कार्यक्रमों की शुरुआत होती है 4 लाइनों से, हम कार्यक्रम का समापन करेंगे आपकी 4 लाइनों से। 4 लाइन पहले तो सुना देता हूं। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूं, 4 जगह आप हैं और आखिरी 4 लाइन ये हैं कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। और उम्मीद करता हूं इस देश में 2019 में चुनाव में राजनीति हार जाएगी और ये मुल्क जीत जाए। बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुरेंद्र शर्मा जी कहने को तो हास्य कवि हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी गंभीर बातें कही हैं और बहुत से विचारणीय प्रश्न भी हमारे लिए छोड़े हैं। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।
क्या आप दुबले पतले